आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म को जिसका नाम है वाइट आउट। इस फिल्म की स्टोरी है एंटार्क्टिका में हुए सबसे पहले मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिल्म शुरू होती है एक रशियन कार्गो प्लेन से, जिसमें 3 रशियन, एक पायलट और एक को पायलट एक बॉक्स के साथ उस प्लेन पर सवार होते हैं। उनका वो कार्गो प्लेन एंटार्क्टिका के ऊपर उड़ रहा होता है, पर अचानक ही प्लेन का को पायलट उन 3 रशियन पर जानलेवा हमला कर देता है और फिर उनके बीच गोलियां चलने लगती है, जिसमें से एक गोली जाकर प्लेन के पायलट को लग जाती है और पूरे प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो प्लेन एंटार्क्टिका की एक जगह पर जाकर क्रैश हो जाता है और उन 5 की भी मौत हो जाती है। फिल्म आगे चलती है और हमें दूसरी तरफ एंटार्क्टिका के साउथ पोल में स्थित एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी स्टेशन के बारे में बताया जाता है, जहां अर्थ के बदलते मौसम पर रिसर्च चल रही होती है और उसी स्टेशन पर काम करती है इस फिल्म की लीड कैरेक्टर कैरी, जो कि एक अमेरिकन मार्शल है। पहले कैरी मियामी में काम करती थी, मगर उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी और उसके बाद से ही कैरी एंटार्क्टिका में जॉब कर रही है। उसे एंटार्क्टिका में 2 साल हो चुके हैं, मगर कैरी यहाँ भी अपने पार्टनर से मिले धोखे को भुला नहीं पाती है। इसीलिए कैरी 2 दिन में इस्तीफ़ा देकर वापस अमेरिका लौट जाने का फैसला करती है। फिल्म आगे चलती है और डेल्फी नाम का एक पायलट कैरी के पास आकर उसे बताता है कि उसने एंटार्क्टिका की एक अनजान जगह पर प्लेन से एक इंसान की लाश को देखा है। तो कैरी डॉक्टर टॉम से मिलती है। डॉक्टर टॉम कैरी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो स्टेशन के बीमार लोगों का इलाज करते हैं और नए लोगों को एंटार्क्टिका की ठंड में रहने की ट्रेनिंग देते हैं। तो कैरी, डॉक्टर टॉम और डेल्फी उस जगह पर प्लेन से जाते हैं और कैरी देखती है कि वहाँ सच में एक इंसान की लाश पड़ी है। उस लाश पर बहुत सारे ज़ख्मों के निशान होते हैं, साथ ही साथ कुछ ताज़ा ज़ख्मों पर लगे टाँके भी कैरी को दिखाई देते हैं। कैरी उस लाश को देखकर उसकी पहचान कर लेती है। उसका नाम वाइस था और वह 1 साल पहले कैरी के साथ ही स्टेशन पर काम करता था। डॉक्टर टॉम लाश को देखने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि वाइस ने सुसाइड किया हो, मगर कैरी डॉक्टर टॉम की इस बात से इनकार करती है। वो कहती है कि कौन सा इंसान एंटार्क्टिका की ऐसी जगह पर बिना सामान के आता है और सुसाइड कर लेता है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो डॉक्टर टॉम डेड बॉडी को लेकर स्टेशन आते हैं और पूरी बॉडी को चेक करते हैं। बॉडी पर मिले ज़ख्मों को देखने के बाद डॉक्टर टॉम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता है वाइस को किसी ने बर्फ़ की कुल्हाड़ी से मारा हो। अब कैरी को पूरा यकीन हो जाता है कि वाइस का कत्ल ही हुआ है और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एंटार्क्टिका में हुआ ये सबसे पहला कत्ल था। तो कैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। कैरी सबसे पहले इस बात का पता लगाती है कि वाइस आखिर वहाँ कर क्या रहा था और उसे पता चलता है कि वाइस अपने 2 साथियों के साथ उल्का पिंडों की तलाश में वॉस्टॉक नाम के एक स्टेशन पर काम कर रहा था। तो कैरी उस स्टेशन से कांटेक्ट करती है, जहाँ कैरी की बात वाइस के एक दूसरे साथी मुनी से होती है। कैरी उससे कुछ पूछे वाइस के बारे में, उससे पहले मुनी कैरी को अपने स्टेशन पर आने की रिक्वेस्ट करने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, तो इसीलिए कैरी डेल्फी के साथ उस कैंप पर पहुंचती है और देखती है कि मुनी का गला कटा हुआ है और वो दर्द से तड़प रहा है। कैरी उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है कि अचानक ही कोई अनजान आदमी बर्फ़ की कुल्हाड़ी से कैरी पर हमला कर देता है। कैरी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है और बाहर स्टेशन के बाहर निकल जाती है और बिना ग्लव्स के एक दरवाजे के हैंडल को खोलती है। ठंड इतनी होती है कि बिना ग्लव्स के वो एक दरवाजे के हैंडल को जैसे ही पकड़ती है, वैसे ही उसकी उंगलियों की स्किन उस दरवाजे के हैंडल पर चिपक जाती है। कैरी अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश करती है और उसी में ही कैरी की 2 उंगलियों की चमड़ी उधड़ जाती है। बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाती है और तब तक वहाँ पायलट डेल्फी भी आ जाता है और फिर कैरी से पूछता है कि क्या तुमने उस कातिल की शक्ल देखी। तो कैरी उससे कहती है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा,
क्योंकि वो सर से पैर तक ठंड के कपड़ों से ढका हुआ था। मगर 3 लोग यहाँ उल्कापिंड पर रिसर्च कर रहे थे और 3 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो तीसरा बंदा जिसका नाम रूबिन है वही खूनी हो सकता है। फिल्म आगे चलती है और कैरी उस स्टेशन की दूसरी बिल्डिंगों को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात प्राइस नाम के एक आदमी से होती है। वो कहता है कि वो सुरक्षा एजेंसी का एक एजेंट है और उसे वहाँ गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि इस पूरे मामले को फटाफट निपटाया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने और हमें जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ना होगा, क्योंकि वो किलर अब तक 2 मर्डर कर चुका है। कैरी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि गवर्नमेंट इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। फिल्म आगे चलती है और उन तीनों को उस स्टेशन पर कुछ एक्सप्लोजन के सामान मिलते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा मैप मिलता है जिसके कुछ एरियाज़ को मार्क किया गया होता है। कैरी को ये बात बहुत अजीब लगती है कि उल्कापिंड पर रिसर्च कर रहे लोगों को एक्सप्लोजन की भला क्या ज़रूरत है, ज़रूर यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो लोग उस मैप के मार्क किए गए एरिया पर जाने का फैसला करते हैं ताकि पता कर सकें कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। मगर जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा एरिया तो खाली है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वो तीनों यहाँ किस चीज़ की रिसर्च कर रहे थे। कैरी ये सोच ही रही होती है कि अचानक ही कैरी के पैरों के नीचे की बर्फ़ टूट जाती है और कैरी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। डेल्फी और प्राइस भी कैरी की हेल्प करने के लिए उस गड्ढे में उतर जाते हैं और उस गड्ढे में उन्हें एक प्लेन का मलबा दिखाई देता है। आपको बता दूं, ये वही रशियन प्लेन है जो फिल्म की स्टार्टिंग में क्रैश हुआ था। वो तीनों उस प्लेन में जाते हैं और उन्हें उन 5 लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है जो प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे। साथ ही साथ उन्हें वो बॉक्स भी दिखाई देता है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। प्राइस उस बॉक्स के पास जाता है और उसे चेक करता है, मगर वो बॉक्स पूरी तरह से खाली था। कैरी समझ जाती है कि प्राइस कुछ न कुछ हमसे छुपा रहा है। वो प्राइस से पूछती है कि सच बताना, तुम यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो या उस बॉक्स के अंदर जो भी कोई चीज़ थी तुम उसके लिए आए हो। और वो 3 लोग भी उल्कापिंड पर रिसर्च कर रहे थे या वो लोग भी इसी बॉक्स की तलाश कर रहे थे। तो बताओ आखिर उस बॉक्स में था क्या। तो प्राइस कैरी को बताता है कि आज से 2 दिन पहले एंटार्क्टिका के किसी आदमी ने एक इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट के डीलर से कांटेक्ट किया था कोई न्यूक्लियर मटेरियल सेल करने के लिए, और ये प्लेन 50s के टाइम का एक रशियन कार्गो प्लेन है और उस टाइम रशियन इस जगह पर न्यूक्लियर मटेरियल छुपाया करती थी और इस बॉक्स के अंदर 6 कनस्तर थे। तो इसके पूरे चांस है कि उन 6 कनस्तरों में कोई न्यूक्लियर मटेरियल हो और वो बॉक्स यहाँ से गायब है, मतलब वो ब्लैक मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म आगे चलती है और उन डेड बॉडी को देखकर कैरी को ख्याल आता है कि वाइस की डेड बॉडी हमें स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर मिली थी और इतनी दूर कोई बिना प्लेन के पहुंच ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि खूनी के पास एक प्लेन हो और उसने वाइस को मारकर प्लेन के ऊपर से नीचे फेंका हो, इसीलिए उसकी बॉडी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और उसके पास कोई सामान भी नहीं था। तो कैरी वापस अपने स्टेशन पर आती है और डेटाबेस में चेक करने लगती है ये जानने के लिए कि जिस दिन वाइस की डेड बॉडी हमें मिली थी उस दिन कोई प्लेन लेकर उस एरिया में गया था क्या, मगर उस दिन का डेटा किसी ने डिलीट कर दिया था। जो देखकर कैरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि स्टेशन का हेड स्टेशन के सभी लोगों को एंटार्क्टिका से वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान के आने के बाद एंटार्क्टिका का पूरा मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और अगले 6 महीने तक वहाँ सूरज नहीं निकलेगा, और अगर तूफ़ान के आने से पहले यहाँ से नहीं निकला गया तो फिर 6 महीने तक एंटार्क्टिका से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होगा। फिल्म आगे चलती है और कैरी अपनी घायल उंगलियों को दिखाने के लिए डॉक्टर टॉम के पास जाती है। तो डॉक्टर टॉम कैरी को उसकी उंगलियां कटवाने की सलाह देता है क्योंकि उंगलियां सड़ रही थी।
कैरी मान जाती है और डॉक्टर टॉम उसकी दोनों उंगलियों को काट कर टाँका लगाकर पट्टी बांध देते हैं। और इस बीच कैरी को वाइस का तीसरा साथी रूबिन भी स्टेशन पर दिखाई देता है। तो कैरी उसका पीछा करती है, उसे पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुमने अपने 2 साथियों को आखिर क्यों मारा और वहाँ हुआ क्या था। तो रूबिन उसे बताता है कैरी को कि मैंने अपने दोनों साथियों को नहीं मारा, हम तीनों तो उस जगह पर उल्का पिंड की तलाश में ही गए थे, मगर हमें उल्का पिंड की जगह बर्फ़ में दबा हुआ वो प्लेन मिला और हम उसके अंदर गए तो हमें वो बॉक्स दिखाई दिया और उसी बॉक्स को खोलने के दौरान वाइस के पैर में चोट लग गई थी। उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो हमने रेडियो पर मदद मांगी थी और एक पायलट हमारे पास भी आया था। हम दोनों वहीं रुके थे और वो पायलट वाइस को लेकर स्टेशन जाने के लिए निकला था, मगर रास्ते में उसने वाइस को मारकर प्लेन से नीचे फेंक दिया। तो कैरी रूबिन के ज़रिए उस पायलट तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो पायलट कबूल कर लेता है कि उन कनस्तरों के चक्कर में उसने सारे कत्ल किए हैं। कैरी उससे पूछती है कि वो कनस्तर कहाँ है, तो वो बताता है कि वो कनस्तर उसके सामान में है। तो कैरी उसे एक रूम में लॉक कर उस पायलट के सामान को चेक करने के लिए चली जाती है। इस बीच स्टेशन के सारे लोग एंटार्क्टिका से बाहर निकलने के लिए एक प्लेन में बैठ रहे होते हैं, क्योंकि अब तक खूनी पकड़ा नहीं गया था और बर्फीला तूफान भी आ चुका था। तो उनके पास ये आखिरी मौका था वहाँ से बाहर निकलने का, और अगर वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं तो अगले 6 महीने के लिए वो लोग एक खूनी के साथ उस स्टेशन पर फंस जाते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ से जाने का फ़ैसला करते हैं। दूसरी तरफ कैरी उस पायलट के सामान की तलाशी लेती है, मगर वो कनस्तर उसे नहीं मिलता। तो वो वापस आती है उससे पूछने के लिए, मगर वो देखती है कि उसने उस पायलट को जिस रूम में लॉक किया था वो वहाँ से भाग चुका है। कि कैरी उसका पीछा करते हुए स्टेशन से बाहर निकल जाती है और बाहर तूफान में उन दोनों के बीच में काफ़ी फ़ाइट होती है, जिसमें कैरी को वो कनस्तर तो मिल जाता है मगर उस पायलट की मौत हो जाती है। तो फाइनली कैरी के पास वो कनस्तर थे, तो वो उन्हें खोलती है ये जानने के लिए कि आखिर इन कनस्तर में ऐसा है क्या। मगर यहाँ भी एक गड़बड़ है। कैरी जैसे ही उन कनस्तर को खोलती है तो उसमें से निकलती है खट्टी मीठी कैंडीज़। कैरी समझ जाती है कि वो पायलट का ज़रूर कोई ना कोई पार्टनर होगा जिसने कनस्तर में से सामान की अदला बदली की है, और वो पार्टनर अभी भी स्टेशन पर मौजूद होगा। मगर स्टेशन पर तो सिर्फ 3 ही लोग मौजूद है, डेल्फी, प्राइस और डॉक्टर टॉम। बाकी लोग तो एंटार्क्टिका से बाहर निकलने के लिए प्लेन में रवाना हो चुके हैं। तो उनमें से ही कोई उस पायलट का पार्टनर होगा। कैरी ये सोचती है कि अगर उस पायलट का पार्टनर यहाँ है तो वो कनस्तर का सामान भी यहीं होना चाहिए। तो कैरी एंटार्क्टिका से रवाना हुए प्लेन से कांटेक्ट करती है और उस प्लेन पर कौन सा सामान रवाना किया गया है और कौन सा स्टेशन पर है उसकी लिस्ट फैक्स से मंगवाती है। लिस्ट मिलने के बाद कैरी उस लिस्ट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वाइस की डेड बॉडी को प्लेन में चढ़ाया नहीं गया है। मगर क्यों? वाइस की डेड बॉडी को प्लेन में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। कैरी को कुछ अजीब लगता है तो वो वाइस की डेड बॉडी को चेक करने के लिए पहुंच जाती है। उसकी बॉडी को चेक कर ही रही होती है, तभी उसकी नज़र वाइस की बॉडी पर लगे उन टाँकों पर जाती है। उसे वो टाँके जाने पहचाने लगते हैं। तो कैरी अपने हाथों की पट्टियों को खोलती है और देखती है कि उसकी उंगलियां काटने के बाद लिए गए टाँके और वाइस की बॉडी पर लगे टाँके एक जैसे हैं, और ये टाँके लगाए थे डॉक्टर टॉम ने। तो ये सारा किया धरा डॉक्टर टॉम का है। तो ज़रूर उन कनस्तर से निकाला गया सामान वाइस की बॉडी में होना चाहिए। तो कैरी वाइस की बॉडी पर लगे उन टाँकों को काटती है और उनमें से कुछ पैकेट्स निकालती है, और उन पैकेट्स में थे कच्चे हीरे। तो कैरी समझ जाती है कि उन 6 कनस्तर में कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था बल्कि कच्चे हीरे थे। और इस बीच डॉक्टर टॉम भी वहाँ आ जाता है। तो कैरी उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया।
तो डॉक्टर टॉम कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बरसों से लोगों का इलाज कर रहा हूँ मगर बदले में मुझे कभी कुछ नहीं मिला। मैं इन हीरो का इस्तेमाल करके एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाला था मगर तुमने मुझे पकड़ लिया। कैरी डॉक्टर टॉम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है मगर डॉक्टर टॉम हाथों में वाइन का एक गिलास लेकर दरवाजे से बाहर निकलकर तूफान में समा जाते हैं। शायद डॉक्टर टॉम इस बात से शर्मिंदा थे कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त कैरी के सामने उनका असली चेहरा आ चुका था, या फिर वो इस बात से शर्मिंदा थे कि कुछ हीरो की वजह से कितनी लोगों की मौत हुई। डॉक्टर टॉम की मौत के बाद कैरी प्राइस और डेल्फी अगले 6 महीने के लिए एंटार्क्टिका में रहने वाले थे और कैरी को इंतज़ार था सूरज के निकलने का ताकि वो एंटार्क्टिका से वापस अमेरिका जा सके। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।